और उनकी पत्नी सुजाता की चमचमाती महंगी कार बंगाल की एक पुरानी बस्ती की सुनसान गली में एक बेरौनक से पुराने मकान के बाहर आकर रुकती है। सुजाता, ये तुम मुझे किस जगह लेकर आई हो? ये तो कोई गरीबों की बस्ती लगती है, यहाँ ऐसा क्या है? हीराचंद की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजाता उसे ऐसी अजीब सी जगह क्यों लाई है, जिस मकान में दिन में भी अंधेरा दिख रहा था और धुआं उठ रहा था। आप मेरे साथ अंदर चलिए, सब समझ जाएंगे। यहाँ हमारी हर समस्या का समाधान मिलेगा। सुजाता और हीराचंद आशंकित कदमों से उस मकान में दाखिल होते हैं। तभी उन्हें किसी महिला की बाहरी आवाज सुनाई पड़ती है। चले आओ, चले आओ। हीराचंद ने देखा कि उस मकान के अंदर अंधेरा था। अचानक हीराचंद की निगाह एक कमरे की ओर पड़ी, जिसके अंदर हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी और उस कमरे के अंदर से धुआं उठ रहा था। शायद उस कमरे के अंदर आग जल रही थी। ये किसकी आवाज है? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और ये धुआं कैसे उठ रहा है? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। सुजाता और हीराचंद धीरे धीरे कदमों से उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर वाले कमरे में बिखरे बाल वाली एक खूबसूरत सी बूढ़ी औरत सामने जल रही आग में एक मुर्गी की गर्दन काटकर उसका खून गिरा रही थी और मुर्गी का शरीर छटपटा रहा था। ये देखकर सुजाता को उबकाई आने लगी। हीराचंद ने सुजाता की ओर देखकर कहा, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आई हो और खुद ही घबरा रही हो। कौन है ये भयानक सी शक्ल वाली औरत और हम यहाँ क्यों आए हैं? अचानक उस औरत ने एक झटके में मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये देखकर सुजाता के मुंह से चीख निकल गई और सेठ हीराचंद भी सहम गया। वो बहुत डरावना नजारा था। ये अघोरा ताई है, ये हमें अपनी काली तंत्र विद्या से संतान सुख प्रदान कर सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। कैसी बात करती हो? जहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर सफल नहीं हुए, वहाँ ये मामूली औरत क्या कर लेगी? हीराचंद की बात सुनकर अघोरी ताई ने गुस्से से हीराचंद की ओर देखकर कहा, नादान हीराचंद, काली विद्या में इतनी शक्ति है कि मरे को भी जिंदा कर दे। संतान पैदा कराना कौन सा मुश्किल है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम सच में हमें संतान सुख दिला सकती हो? तुम जितनी दौलत मांगोगी मिल जाएगी। अगर ये संभव है तो। संतान का नाम सुनते ही हीराचंद की आंखों में चमक आ गई। वह संतान के लिए कुछ भी कर सकता था। तुम लोगों को मुझे एक नवजात शिशु लाकर देना होगा। मैं उस शिशु की बलि चढ़ा दूंगी और फिर वही शिशु तुम्हारे घर में फिर से जन्म लेगा। नवजात शिशु की बलि का नाम सुनते ही सुजाता और हरिचंद डर के मारे सिहर गए, पर उनकी आंखों में उनकी संतान का सपना ज्यादा बड़ा था। वह सब करने को तैयार थे। अघोरा ताई, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे, बस हमें संतान सुख दिला दो। बिना वारिस के हमारी दौलत किस काम की? संतान सुख के लिए अंधे हो चुके सुजाता और हरिचंद अपनी नौकरानी शीला से एक नवजात बच्ची चोरी करवा के अघोरी ताई को दे देते हैं। उस शिशु की बलि से सुजाता गर्भवती हो जाती है। देखा आपने अघोरा की तंत्र शक्ति, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। चलो चलकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। हीराचंद और सुजाता अघोरा ताई के पास पहुंचते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और अघोरा पर उन्हें अंधविश्वास हो गया था। अघोरा ताई, आप महान तंत्रिका हैं। आपने वो चमत्कार कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके। ये काली विद्या है बेटा। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस विद्या से तुम दोनों को हमेशा के लिए जवान बना सकती हूँ। क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए तुम्हें जवान लड़के और लड़कियों की बलि चढ़ानी होगी। तुम उन्हें यहाँ तक लाओ, बाकी मैं देख लूंगी। जवान रहने की लालच में अंधे सुजाता और हरिचंद एक अनाथ आश्रमों से हर रोज एक लड़की या लड़के को गोद लेने के बहाने अघोरी के पास बलि चढ़ाने ले जाने लगे। और एक दिन अघोरी ताई ने हीराचंद और सुजाता से इंसानी मांस खाने को कहा। पूरी तरह से इंसान से हैवान बन चुके अब वो दोनों इंसानी मांस खाने के लिए तैयार भी हो गए। ये गर्म खून और मांस खाकर तुम लोगों की उम्र भी बढ़ जाएगी। खाओ इसे। हाँ, सच में ये इंसानी मांस बड़ा स्वादिष्ट है। अघोरा ने अपनी बातों में फंसाकर सुजाता और हरिचंद को नरभक्षी बना दिया था।
वो तीनों हर दिन बलि चढ़ाकर खून पीकर मांस खाने लगे। नौकरानी शीला भी नए शिकार लाने में उनकी मदद करती थी, मगर एक दिन शीला को शिकार नहीं मिला। मेम साहब, आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा और मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं शीला, एक छोटा सा काम है, तुम हमारे साथ चलो, लौटते में हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। जी मेम साहब। शीला नहीं जानती थी कि शिकार नहीं मिलने से सुजाता और हरिचंद अंदर से बौखला गए थे और उनके दिमाग में एक शैतानी चाल चल रही थी। सुजाता, ये बेहोशी की दवा है, शीला के कार में बैठते ही तुम उसे सुंघा देना। आज हमें इसी की बलि देनी होगी। इसने हमारे यहाँ का बहुत खाना खाया, अब हम लोग इसे खाएंगे। वैसे भी ये आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकती थी। कार में बैठते ही सुजाता शीला को बेहोश कर देती है और वो लोग सीधे अघोरी ताई के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ अघोरी ताई शीला की बलि चढ़ा देती है और तीनों मिलकर उसे नोच कर खाते हैं। अघोरी ताई, हमको बलि चढ़ाते हुए पूरा 1 साल हो गया है। हमारा बेटा भी साल भर का हो चुका है। अब और कितनी बलि देनी होगी? बस एक आखिरी क्रिया और बची है, उसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए जवान हो जाओगे। कैसी क्रिया अघोरा ताई? 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण है, हमें पास के घने जंगल में एक विशेष क्रिया करनी होगी। उसके बाद तुम लोग कभी बूढ़े नहीं होगे। कितना अच्छा होगा, हम हमेशा जवान रहेंगे और सालों साल तक अपनी दौलत से ऐश करेंगे। हाँ, सच कहा। अघोरा ताई ने हमारे हर सपने पूरे कर दिए। 3 दिन बाद बंगाल के बियाबान जंगल में कोहरे और ओस से भीगे पेड़ों के बीच एक घने बरगद की बेलों पर कटे इंसानी सिर लटक रहे थे, जिसमें से खून टपक रहा था। काले जादू का सामान भी रखा था। कितनी भयानक जगह है ये, हर तरफ कटे हुए सर लटक रहे हैं। थोड़ी देर में सब समझ जाओगे। बैठ जाओ और मेरे साथ ये मंत्र दोहराओ। ओ, अघोरा, ये किन लोगों की कटी हुई गर्दनें हैं? आप यहाँ क्या करने वाली हो? हीराचंद की बात सुनकर अघोरा जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए हीराचंद की ओर देखकर कहा, तुम जैसे ही लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों की बलि चढ़वाई है और फायदा उठाया है। अब तुम दोनों आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ मंत्रों को दोहराते जाओ। अघोरा ने सुजाता और हरिचंद को वशीकरण मंत्र और काले जादू के इस्तेमाल से सम्मोहित कर दिया और देखते ही देखते वो एक भयानक डायन में बदल गई और चीखती हुई बोली, अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने 100 लोगों की बलि का खून पिया है। देखते ही देखते उस डायन ने फरसे से एक एक करके सुजाता और हरिचंद की गर्दन काटकर जल रही आग में बलि चढ़ा दी और उनका गर्म खून पीने लगी। जब तक तुम जैसे मूर्ख और लालची लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मेरे पास लाते रहेंगे, मैं उनका फायदा उठाकर ऐसे ही उनकी बलि चढ़ाती रहूंगी। दरअसल अघोरा एक डायन थी और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसने हीराचंद और सुजाता की लालच का फायदा। बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग
चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूम कर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डरकर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो खूबसूरत माउंटेन और घने जंगल के दरमियान था, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरिश था। आरिश बहुत क्यूरियस और एडवेंचरस था। हमेशा अजीब और फैंटास्टिकल जगहों कई सपने देखता रहता। एक दिन गांव के किनारे की सैर करते हुए उसने एक रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता एक पुराने जादुई घर तक जाता था जो फूलों से ढका हुआ था और एक गार्डन जो जादू से चमकता था उसके इर्द गिर्द था। आरिश खूफ और जोश से घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश की, वो एक गरम सुनहरी रोशनी से चमक उठा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कि वो उसको बुलाता हो। अंदर घर अजीब और शानदार चीजों से भरा हुआ था। किताबें जो राज बताती थीं, पेंटिंग्स जो हरकत करती थीं और फर्नीचर जो अपनी ही धुन पर नचता था। जब आरिश घर को देख रहा था, उसकी मुलाकात एक बारी उल्लू से हुई जो बोल सकता था। उल्लू का नाम ही ओलिवर था। ओलिवर ने आरिश को समझाया कि ये घर जादू की एक दुनिया है और ये किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जिसका दिल पाक हो ताकि उसके राज मालूम हो सके। घर का अपना एक मैजिक था जो अपना जादू उन लोगों से शेयर करना चाहता था जो इसके लायक थे। ओलिवर ने आरिश को घर के अंदर घूमने में मदद की और उसे अद्भुत कमरे दिखाए। एक गार्डन जहां फूल मिलकर गाते थे, एक लाइब्रेरी जहां हर किताब एक अलग दुनिया का दरवाजा थी और एक रसोई जहां मसाले और इंग्रेडिएंट्स खुद नाच कर खाना बनाते थे। हर कमरा एक नया राज था और आरिश ये देखकर बहुत खुश होया। लेकिन घर ने आरिश के लिए एक छोटा सा इम्तिहान भी रखा था।
घर के सबसे गहराई हिस्से में एक ताला लगा हुआ कमरा था जो सिर्फ वो खोल सकता था जो सच्चे दिल से जादू पे यकीन करता हो। ओलिवर ने आरिश को एक चाबी दी और कहा कि अपने दिल पर भरोसा करो। आरिश ने गहरा सांस लिया और ताला के सामने गया, चाबी डाली और घूमे। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक कमरा रोशनी से भर गया और ऐसा खूबसूरत मंजर आरिश ने कभी नहीं देखा था। एक आईना जो मुस्तकबिल दिखाता था। इसमें आरिश ने अपने आप को देखा जो बड़ा होकर अपने गांव का एक मेहरबान और अक्लमंद लीडर बन गया था जो अपने गांव में खुशहाली लाता था। उसने महसूस किया कि असली जादू उसके अंदर ही था। आरिश ने ओलिवर और जादू के घर का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अक्सर वापस आएगा। और इस तरह आरिश और जादू का घर सबसे अच्छे दोस्त बन